चलिए, जैसा हमने 23वां अध्याय में पढ़ा था, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने 2 भाग पहले देखा। ये जो है हमारा तीसरा भाग है, ठीक है। इसके अंदर हम जहाँ हमने दूसरे भाग पर ख़त्म किया था, संगम युग, ठीक है। इसमें हमने प्रथम स्थान को देखा। 3 स्थान होते हैं, टोटल 3 स्थान होते हैं, ठीक है। हमने प्रथम स्थान को देखा संगम युग में, द्वितीय स्थान को, और अगला यहाँ पे हम तृतीय संगम को भी देखेंगे, ठीक है। तो हम संगम युग से ही चालू करते हैं इसको, तीसरे भाग को, ठीक है। ये तीसरा भाग है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश भाग 3, जहाँ हम संगम युग से चालू कर देते हैं, ठीक है। और भाग 2 में हमने द्वितीय वंश पे खत्म किया था, फिर भी हम यहीं से चालू करते हैं, ठीक है, कि आपको अच्छे से समझ में आए। संगम युग, संगम का शाब्दिक अर्थ होता है, संगम का शाब्दिक अर्थ होता है साहित्यकारों की सभा, ठीक है। लिख लीजिए, संगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साहित्यकारों की सभा या परिषद, या आप मंडली भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका समय काल पहली से तीसरी शताब्दी था। संगम युग लिख लीजिए, संगम युग का समय काल, संगम युग का समय काल तीसरी शताब्दी, ठीक है, पहली से तीसरी शताब्दी। और किनके अनुसार? राम शरण शर्मा के अनुसार संगम काल, कौन सा काल? संगम युग या संगम काल, ठीक है, का तीसरी से छठी शताब्दी। लिख लीजिए कि पहला संगम युग का समय काल क्या है? पहला से तीसरी शताब्दी। और राम शरण शर्मा के अनुसार संगम युग यानी संगम काल का काल क्या है? तो आप कहेंगे तीसरी से छठी शताब्दी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तमिल साहित्यों का संकलन करने का उद्देश्य से संगमों का आयोजन किया गया था। जो संगम है, ठीक है, संगम युग, इसमें एक संगम का आयोजन किया गया था, ठीक है, जिसका मतलब क्या है? साहित्यकारों की सभा यानी संघ, मंडली, परिषद, ठीक है। तो संगम, ये मंडली, ये साहित्यकार की सभा, ये परिषद, ये संघ क्यों बनाया गया? क्या उद्देश्य रहा है? तो उद्देश्य ये रहा है कि तमिल साहित्य का संकलन, लिख लीजिए, हाइलाइटर काम नहीं कर रहा, कि तमिल साहित्यों का संकलन करने के उद्देश्य से, ठीक है। कौन से साहित्य को? तमिल, ठीक है, तमिल साहित्यों का संकलन करने के उद्देश्य से संगमों का आयोजन किया गया, ठीक है। पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए, ठीक है। कि 2 प्रकार से लिख लीजिए कि कुल कितने संगम के आयोजित किए गए? तो कुल 3 संगम के आयोजित किए गए, ठीक है। किनके संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए? तो पांड्य शासकों के संरक्षण में। पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल कितने संगम? तो 3 संगम, ठीक है। एक ही प्रश्न है, घुमा फिरा के पूछते हैं लोग। प्रथम संगम देखते हैं, लिख लीजिएगा, तो लिख ही लिया होगा आपने कि स्थान, अध्यक्षता, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में ये पहला संगम हुआ, कौन से स्थान पे हुआ, ये सब आपने लिख लिया है, ठीक है। दोबारा बताने में कोई जरूरत नहीं है। कितने पांड्य राजाओं का इसमें संरक्षण हुआ, भाग लेने वाले कितने संस्थान थे, कितने कवि थे, कितने 4499 कवि थे, ठीक है। इस संगम की एक भी पुस्तक प्राप्त नहीं होती, ठीक है, तो सब आपने लिख लिया वो, ठीक है, ठीक है। आगे क्या बता रखा है? अगस्त्य ऋषि एवं ब्राह्मण कौंडिन्य को वैदिक परंपरा, आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत ले जाने का श्रेय है, ठीक है। लिख लीजिए कि वैदिक परंपरा और आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत ले जाने का श्रेय किसके पास है? तो आप ये 2 नाम लिख दीजिए, ठीक है, अगस्त्य ऋषि एवं ब्राह्मण कौंडिन्य, ठीक है। चलिए, इसके साथ पहला संगम खत्म, अब दूसरे चलते हैं। द्वितीय संगम स्थान, कौन से स्थान पे? कपाटपुरम, ठीक है। अभी कहाँ है ये? अलवे समुन्द्र में विलीन हो चुका है, विलीन यानी डूब चुका है, समुन्द्र में खो चुका है, ठीक है। द्वितीय संगम का हुआ था कपाटपुरम में, लिखते हुए चलिए। इस संगम की अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्य ऋषि, और उनकी मृत्यु के पश्चात, पश्चात यानी बाद में, ठीक है, पूर्व यानी पहले। लिख लीजिए कि द्वितीय संगम अध्यक्षता किसने की थी? तो आप कहेंगे अगस्त्य ऋषि, और इनकी मृत्यु के पश्चात यानी बाद में कौन आए थे? आप कहेंगे
तोलाकापियर। ठीक है, कौन आए थे? तोलकापियर। इनकी मृत्यु के बाद कौन अध्यक्ष बने? तो आप कहेंगे तोलकापियर। ठीक है, इसमें 59 पांडव राजाओं का संरक्षण, भाग लेने वाले 49 अकादमी सदस्य, 3700 कवि, और पहले में कितने थे? 4499। ये कितने वर्षों तक चला दूसरा संगम? आप कहेंगे 3700 वर्ष तक चला। एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम लिख लीजिए। ग्रंथ इज इक्वल टू तोलाकापियम। एक ग्रंथ है तोलाकापियम। इनकी रचना किन्होंने की है? तो आप कहेंगे तुलाकापियर। तुलाकापियर कौन थे? द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे। किनकी मृत्यु के बाद? अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि, और इनकी मृत्यु के पश्चात यानी बाद में तुलाकापियर कार्यकारी अध्यक्ष बने। ठीक है, और दूसरे संगम में 59 पांडव राजाओं का संरक्षण, भाग लेने वाले 49 अकादमी सदस्य, 3700 कवि। ठीक है, 3700 वर्ष तक चला। ये याद रखिए कि जो दूसरा वर्ष था वो 3700 वर्ष तक चला। ठीक है, और इसमें कितने कवि थे? 3700 कवि थे। एक ग्रंथ है, लिख लिया होगा आपने, तोलाकापियम। उनकी रचना किन्होंने की है? तो आप कहेंगे तुलाकापियर ने की है, जो एक तमिल व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। दो बात नोट कीजिए, तमिल व्याकरण की प्राचीन ग्रंथ तोलाकापियम, रचनाकार आप कहेंगे तोलाकापियर। ठीक है, इनके 3 भाग हैं। ठीक है, जो ग्रंथ हैं इनके 3 भाग हैं, वर्ण विचार, वाक्य विचार और वस्तु। ठीक है, ये जो ग्रंथ है तोलाकापियम, इसके 3 भाग हैं। पहला भाग क्या कहते हैं? किसके बारे में? वर्ण विचार के बारे में है। दूसरा किसके बारे में है? वाक्य विचार के बारे में है। ठीक है, और तीसरा किसके बारे में है? तो आप कहेंगे पारुल यानी वस्तु के बारे में। ठीक है, 3 भागों में विभाजित किया गया, ये भी नोट कर लीजिए। तृतीय संगम की तरफ हम चलते हैं। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? ये कौन से स्थान पे? तो आप कहेंगे उत्तरी मदुरै में। ठीक है, अध्यक्षता नोट करते हुए चलिए कि स्थान कौन सा था? उत्तरी मदुरै। ठीक है, अध्यक्षता नकीरर ने की थी। ठीक है, किन्होंने की थी? तो आप कहेंगे नकीरर ने। और इसमें कितने पांडव राजा आए थे? 49। मतलब कितने पांडव राजाओं का संरक्षण हुआ था। ठीक है, कितने संस्थान? तो 49। ठीक है, और कितने कवि आए थे? 449 कवि आए थे। ठीक है, और ये कितने? 850 वर्ष। पहला वाला दूसरा वाला 3700 वर्ष, और जो तीसरा था 1850 वर्ष तक चला। ठीक है, एक बात आपने नोट किया होगा कि यहाँ लिखा हुआ है कि इस संगम में यानी प्रथम संगम में एक भी पुस्तक प्राप्त नहीं होती। तो इससे क्या पता लगता है कि द्वितीय संगम में एक ग्रंथ प्राप्त होता है। वो ग्रंथ कौन सा है? तुलाकापियम। ठीक है, रचनाकार तुलाकापियर। किस चीज की पुस्तक है? तो आप कहेंगे कि एक तमिल व्याकरण की प्राचीन ग्रंथ है यह। ठीक है, तो तुलाकापियम कौन से संगम में मिला है? तो द्वितीय संगम में मिला है। और इन द्वितीय संगम का स्थान कौन सा है? तो आप कहेंगे कपाटपुरम, जो अभी समुद्र में विलीन हो चुका है। यानी विलीन होना यानी चले जाना, उसके अंदर समा जाना। ठीक है, यानी समुद्र के अंदर समा जाना। और जो द्वितीय संगम था वो 3700 वर्ष तक चला, और जो तृतीय था वो 1850 वर्ष तक चला। इस संगम की पुस्तकें कौन कौन सी है? ठीक है, पुस्तकों के नाम लिख लीजिए तृतीय संगम के। पहला वरी, वीरेसी। ठीक है, वीरी से। अगला है पदितपुत, परिपादल आदि। ठीक है, 4 पुस्तकों का नाम लिख लीजिए तृतीय संगम के पुस्तक है। कितने? ये 4। ठीक है, चलिए अगला क्या है? तृतीय संगम में जैन, बौद्ध, हिंदू तीनों संप्रदायों के लोगों ने भाग लिया था। समझिए, तो पांडव राजा के संरक्षण के लिए कितने संगम आए थे? तो आप कहेंगे जी 3 संगम आए थे। ठीक है, पांडव शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगम के आयोजित किए गए। ठीक है, तो किस संगम में जैन, बौद्ध, हिंदू तीनों संप्रदाय के लोगों ने भाग लिया? तो आप कहेंगे तृतीय संगम। इसके 4 प्रमुख पुस्तक हैं। ठीक है, 49 संस्थान, 49 पांडवों का संरक्षण, राजाओं का संरक्षण, 449 कवि, और चला 850 वर्ष तक।
ठीक, और द्वितीय संगम के पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा और उनके रचनाकार। चलिए, ये पुस्तक है तृतीया, ठीक है, तृतीय संगम के पुस्तक है। देखते हैं पुस्तक तथा लेखक। शिल्पाधिकारम नूपुर की कथनी, इसमें 30 सर्ग हैं, ठीक है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन, उसकी पत्नी कनरांगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी, ठीक है। देखिए, ये तो आपको थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा, पर लिखना आपको पड़ेगा जरूर, कि एक पुस्तक है शिल्पाधिकारम, ठीक है। इसमें नूपुर की कथनी है और इसके अंदर क्या बताया गया है, ये इसको एकदम सेम टू सेम उतार लीजिए। इनके लेखक कौन है, तो आप कहेंगे इलांगो, ठीक है, इलांगो आडिगल। जो पुस्तक है शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है, इलांगो आडिगल। कौन है, इलांगो आडिगल, ठीक। और ये पुस्तक में क्या लिखा हुआ है नीचे बताया गया है, ठीक है, कि इसमें कितने सर्ग हैं। जो शिल्पाधिकारम पुस्तक है उसमें 30 सर्ग है। कितने सर्ग है, 30, ठीक। और लेखक कौन है, इलांगो आडिगल। चलिए, अगला क्या पुस्तक है, मणिमेकले, ठीक है, मणिमेकले। माधवी व कोवलन की पुत्री थी। इसमें राजकुमार उदय कुमारन वह, क्या लिखा है, मणिमेखले की प्रेम कहानी है इसके अंतर्गत, ठीक है। ये भी नोट करते हो चलिए कि इस पुस्तक में क्या लिखा गया है। इनके लेखक कौन है, तो आप बताएंगे सिथलाई सतनार, सिथलाई सतनार, ठीक है। अगली पुस्तक है जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि। लेखक कौन है, तो आप कहेंगे तिरुतक देवर, ठीक है। यह जैन भिक्षु थे, तिरुतक देवर। अगली पुस्तक है तिरुकुरल, तिरुकुरल, ठीक है। उनके लेखक कौन है, तो आप कहेंगे तिरुवल्लुवर, ठीक है। इसी प्रकार अगला पुस्तक है त्लोकापियम, ठीक है, त्लोकापियम, ठीक है। ये कुछ प्रमुख पुस्तक है और इनके लेखक हैं। त्लोकापियम ये द्वितीय संगम की पुस्तक है, ठीक है। इनके लेखक कौन है, त्लोकापियर। द्वितीय संगम इन्हीं के अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। अगली पुस्तक है अहानानूरू, अहानानूरू, ठीक है। लेखक है रुद्र शर्मन, ठीक। अगली पुस्तक है आपकी कुराल। कौन सी पुस्तक है, कुराल। यह तमिल साहित्य की आधारभूत ग्रंथ है। जो कुराल पुस्तक है यह ग्रंथ है, ठीक है। यह तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। यह पुस्तक सब लिखते हुए चलिएगा। लेखक तो आप कहेंगे तिरुवल्लुवर, ठीक है। चलिए, आगे क्या बताया गया है नोट में, संगम साहित्य के काव्य के 2 भागों में बांटा गया है। लिख लीजिए, संगम साहित्य के काव्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कहेंगे 2 भागों में, ठीक है। 2 भाग कौन सा है, अकाम पूरम। संगम साहित्य के काव्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला अकाम और पूरम, अकाम और पूरम। अकाम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है। अकाम क्या है, तो आप कहेंगे अकाम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, ठीक है। और जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है संगम काल की प्रमुख फसलें। संगम काल की प्रमुख फसलें कौन सी थी, संगम काल के 2 तिथि को आपको बता रखा है, ठीक है, कि पहली से तीसरी शताब्दी और तीसरी से छठी शताब्दी, ठीक है। किन के अनुसार, ठीक है, वो लिखे होंगे, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये 2 संगम काल के 2 तिथि हैं, उन दोनों को याद रखिए किन के अनुसार। संगम काल की प्रमुख फसलें कौन सी है, आप कहेंगे गन्ना, सुगरकेन, धान और रागी, रागी फसलें, ठीक है।
संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। चावल मुख्य खाद्यान्न था, ठीक है। संगम काल में चावल सबसे इंपॉर्टेंट था अनाज में देखा जाए तो। संगम काल की राजधानी में एक राज्यसभा होती थी। लिख लीजिए, संगम काल की राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालेवे कहा जाता था। संगम काल की राजधानी में एक ही राज्यसभा होती थी जिसे क्या कहा जाता था? नालवे। क्या कहा जाता था? नालवे। जिसमें प्रजा की कठिनाइयों पर विचार किया जाता था। जिसमें प्रजा की कठिनाइयों पर विचार किया जाता था। राजा का सर्वोच्च न्यायालय राजा की सभा मनोरम ही होता था। मतलब कि जो राजा का सर्वोच्च न्यायालय होता था, ठीक है, राजा की सभा मनोरम ही होता था। लिख लीजिए, राजा का सर्वोच्च न्यायालय राजा की सभा क्या होता था? मनोरम। ठीक है। राजा का जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाया जाता था। ठीक है, जैसे आप अपना जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाते हैं उसी प्रकार उस समय राजा का जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाया जाता था, जिसे पेरुनल कहते थे। ठीक है, और हमारे में क्या कहा जाता है? हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो लिख लीजिए कि संगम काल में राजा का जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाया जाता था जिसे पेरुनल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेरुनल। ठीक है। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। लिख लीजिए, संगम काल में चोरी व्यभिचार के अपराध पर मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक ठीक है। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। ठीक है, चलिए। भूमि कर राजस्व का प्रमुख साधन था। भूमि कर राजस्व का प्रमुख साधन था। राजस्व का प्रमुख साधन तो आप कहेंगे भूमि कर, यानी जमीन पर टैक्स। ठीक है, भूमि पर टैक्स, कर यानी टैक्स। भू राजस्व दर 1/6 भाग होता था। लिख लीजिए, बहुत हमने पीछे भी पढ़ा। ठीक है, जमीन के कर यानी भूमि के कितना कर लगता था? मतलब कि आप कोई जमीन पे अनाज उगा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 1 एकड़ में आपने गेहूं उगाया। ठीक है, तो उसमें 1 कुंटल यानी 100 किलो का अनाज हुआ। तो 100 किलो का आपको राजा को उसका 1/6 निकाल के देना होगा कि लीजिए टैक्स। ठीक है, इतना था। इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां नहीं समझ में आए कि कितना टैक्स देते थे भू राजस्व पे, उत्पादन पे, ठीक है, भूमि के उत्पादन पे, तो वहां आंख बंद करके 1/6 लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा तो उसमें 1/6 बहुत बार आया है। ठीक है, अगला है, संगम साहित्य में हमें दक्षिण भारत के 3 राज्यों चेर, चोल तथा पांड्य, ठीक है, का उल्लेख प्राप्त होता है। लिख लीजिए कि संगम साहित्य में दक्षिण भारत के कितने राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है? आप कहेंगे 3 राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। पहला चेर, चोल, पांड्य का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में चेर, लिए लिखते हुए चलिए, दक्षिण पश्चिम में चेर, ठीक है, उत्तर पूर्व में चोल और दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। ठीक है, इसमें हेडिंग मत डालिए, आप सीधा हिंदी की ही आप नोटबुक लेके बैठेंगे, उसमें एक लाइन लिख लीजिए कि चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह इज इक्वल टू धनुष। कंप्लीट। इसने एक बड़ी पाकशाला का निर्माण करवाया। पाकशाला यानी रसोई। ठीक है, तथा महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले योद्धा को भोज करवाया। अर्थात कि चेर राजवंश ने एक बड़ी पाकशाला यानी रसोई का निर्माण करवाया तथा महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं को भोज कराया। ठीक है, इसमें बस आपको इतना लिखना है कि चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह धनुष। नेदुन जेरल ने मरंदे को अपनी राजधानी बनाया। लिख लीजिए कि नेदुन जरेल ने
मरंदे को अपनी राजधानी बनाया और अनेक यवन व्यापारियों को कैद कर लिया और बड़ी धनराशि हर्जाने के रूप में वसूल किया। ठीक है। जो नेदुन जरेल थे उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? मरंदे को बनाया। ठीक है। और इन्होंने यवन व्यापारियों को कैदी बना लिया और बड़ी धनराशि हर्जाने के रूप में वसूल किया। लाल चेर किसे कहा जाता है? लिख लीजिए, लाल चेर किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सेनगुटटुवन को। ठीक है, सेनगुटटुवन को लाल चेर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लाल चेर। इसने अधिराज की उपाधि धारण की। लिख लीजिए कि लाल चेर किसे कहा जाता है और इन्होंने किसकी उपाधि धारण की? तो आप कहेंगे अधिराज की उपाधि धारण की। ठीक है। कल्ली, बलवान, ठीक है, सैम्बिदास जैसे नामों से प्रसिद्ध चोल राज्य पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नार तथा वेल्लारू नदी के मध्य स्थित था। क्या बताया गया है कि चोल राज्य पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नार तथा वेल्लेरू नदियों के मध्य स्थित था। ठीक है, लिख लीजिए कि चोल राज्य कहाँ स्थित था। मजेस्थनीज ने सर्वप्रथम पांड्यों का उल्लेख किया। सर्वप्रथम पांड्यों का उल्लेख किसने किया? तो आप कहेंगे मजेस्थनीज ने किया। किन्होंने किया? मजेस्थनीज ने। मजेस्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य पर हेराकल की पुत्री का शासन था। मजेस्थनीज के अनुसार पांड्य राज्यों पर किसकी पुत्री का शासन था? तो आप कहेंगे हेराकल की पुत्री का शासन था। ठीक है। और वह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। वह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। और वहां की शासक कौन थी? हेराकल की पुत्री थी। अगला क्या है? पांड्य राज्यों की राजधानी मदुरै था। ठीक है, पांड्य राज्यों की राजधानी मदुरै था। ठीक है। तथा इसका प्रतीक चिन्ह अब लिख लीजिए, जैसा कि आपने ऊपर लिखा होगा। प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पांड्य राज्य की राजधानी, तो आप कहेंगे मदुरै। ठीक है। और प्रतीक चिन्ह आप कहेंगे मछली। ठीक है, जिसे कार्प भी कहा जाता है। पांड्यों का उल्लेख रामायण व महाभारत काल में भी मिलता है। पांड्यों का उल्लेख रामायण और महाभारत काल में भी मिलता है। लिखते हुए चलिए। वेगी नदी पांड्यों की जीवन रेखा थी। कौन सी नदी पांड्यों की जीवन रेखा थी? तो आप कहेंगे वेगी नदी। कौन सी नदी? वेगी नदी। संगम काल के राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली, संगम काल में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो आप कहेंगे चोलों का राज्य, सबसे शक्तिशाली। स्थापना कब हुआ था? 9वीं शताब्दी में। लिखते हुए चलिए टाइम पीरियड को। 850 से 871 तक चला ये। 9वीं शताब्दी में 850 में हुआ था। ठीक है। पांड्यों, चोलो, केरो व कलभ्रो को विक्रमादित्य द्वितीय ने पराजित किया। पांड्यों, चोलो तथा कैरो व कलभ्रो को किन्होंने पराजित किया? पराजित यानी हरा देना। ठीक है। तो आप कहेंगे विक्रमादित्य द्वितीय ने पराजित किया। ठीक है। चलिए अगला क्या है? चोल राजवंश। चोल राजवंश। चलिए, चोल का प्राचीनतम उल्लेख आप कहेंगे कात्यायन ने किया। लिखते हुए चलिए। इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। ठीक है। जैसे सबसे ऊपर हमने चेर राजवंश को देखा, फिर हमने पांड्य को देखा, फिर अब हम चोल राजवंश को देख रहे हैं। ठीक है। तो उनका क्या प्रतीक चिन्ह है? तो आप कहेंगे बाघ। ठीक है। और पांड्य राजवंश का प्रतीक चिन्ह तो आप कहेंगे मछली, कार्प। ठीक है। और चेर तो आप कहेंगे धनुष। ठीक है। चोल की राजधानी उरैयूर तथा तंजावुर बना।
चोल की राजधानी क्या बना? सब राज्यों की राजधानी आप लिख लीजिएगा, संगम काल के राज्यों की राजधानी। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है चोल की राजधानी उरेयूर तथा तंजावुर बनी। ठीक है, करिकाल चोल शासकों में सबसे महान शासक था। करिकाल चोल शासकों में सबसे महान शासक था, लिखते हुए चलिए। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जले हुए पैरों वाला। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? जले हुए पैरों वाला। ठीक है, और करिकाल चोल शासकों में सबसे महान शासक था और इनके नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? जले हुए पैरों वाला। ठीक है, चलिए अगला क्या है। इसने चोलों को तटीय राजधानी आधुनिक कावेरी पट्टनम की स्थापना की। लिख लीजिए कि कावेरी पट्टनम पुहार की स्थापना किसने की? तो आप कहेंगे करिकाल ने। ठीक है, और चोलों की तटीय राजधानी क्या थी? तो आप कहेंगे आधुनिक कावेरी पट्टनम। दो प्रकार से प्रश्न पूछेगा, दोनों को लिखिए। तथा कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। और कावेरी नदी के किनारे क्या हुआ? 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। करिकाल को इस लाइन को लिखिए, रुक जाइए, जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया इसको लिखिए। इसमें क्या बताया है कि करिकाल को एक ग्रंथ में संगीत के सप्त स्वरों के विशेषज्ञ बताया गया है। एक ग्रंथ है पेरू नानू नुपादी। ठीक है, कौन सा ग्रंथ है? पेरू नानू नुपदी ग्रंथ में संगीत के सप्त स्वरों का विशेष बताया गया है। किनको? करिकाल जी को। ठीक है, ठीक है, ग्रंथ का नाम लिख लीजिए। ग्रंथ का क्या नाम है? पेरू नानू नुपदी ग्रंथ में संगीत के सप्त स्वरों के विशेषज्ञ बताया गया है। किनको? करिकाल जी को। करिकाल वैदिक धर्म अनुयायी था। ठीक है, इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। कौन से धर्म के अनुयायी थे? लिख लीजिएगा, वैदिक धर्म के अनुयायी थे करिकाल। संगमकालीन साहित्यों में संगमकालीन साहित्यों में दो चोल नरेशों का प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है। इसमें क्या बताया गया है कि संगमकालीन साहित्य में दो चोल नरेश यानी राजा। तो लिख लीजिए कि संगमकालीन साहित्य में दो चोल नरेशों का प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है। ठीक है, पहला करिकाल और नरेश आप कहेंगे कोचे नगनान। ठीक है, कोचे नगनान की दो चोल नरेशों राजा का प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है। पहले करिकाल और दूसरे कोचे नगनान। ठीक है, चोल राष्ट्र पेनार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था। लिख लीजिए, चोल राष्ट्र पेनार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था। ठीक है, चोल राजवंश का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ, यह भी लिख लीजिए। इसकी स्थापना किन्होंने की? तो आप कहेंगे विजयालय ने की। कब? 1850 से 1887 तक इनका शासन ये चला। ठीक है, उसने तंजौर पर अधिकार करके नरकेशरी की उपाधि धारण की। किन्होंने? विजयालय ने तंजौर पर अधिकार करके नरकेशरी का उपाधि धारण की। ठीक है, पूछ दिया नरकेशरी किसको उपाधि दी जाती है? तब कहेंगे विजयालय को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने तंजौर पर अधिकार करके नरकेशरी की उपाधि धारण की और तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तंजौर का वास्तुकार कौन थे? लिख लीजिएगा इनको। ठीक है, इन नाम को लिख लीजिए कि तंजौर के ये वास्तुकार थे।
विजयालय में निशुभसूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। ठीक है, कौन सी देवी का मंदिर बनवाया? ये इस प्रकार से पूछ देगा कि जो ये देवी का मंदिर है, एक मिनट, जो ये देवी का मंदिर है, निशुभसूदिनी देवी का मंदिर किन्होंने बनाया? तो आप कहेंगे विजयालय ने बनवाया। ठीक है, या विजयालय ऑप्शन में ना लिख कर नरकेशरी भी लिख सकता है, क्योंकि इनको उपाधि ही मिली थी नरकेशरी के। ठीक है, और निशुभसूदिनी देवी का मंदिर किन्होंने बनाया? विजय आल्य ने बनाया। ठीक है, विजय आल्य पल्लव का एक सामंत था। ठीक है, आदित्य प्रथम ने पल्लव को पराजित करके चोलों को स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। ठीक है, इस विजय के बाद आदित्य प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? तो आप कहेंगे कोदंडराम की उपाधि धारण की। ठीक है, कौन सी उपाधि? तो आप कहेंगे कोदंडराम की उपाधि धारण की। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि द्राविड़ देश में चोल अधिपत्य की स्थापना वास्तव में किनके शासनकाल में हुई? प्रश्न यह है कि द्राविड़ देश में चोल अधिपत्य की स्थापना वास्तव में प्रांतक प्रथम के समय में हुई थी। ठीक है, लिख लीजिए कि द्राविड़ देश में चोल अधिपत्य की स्थापना वास्तव में किसके समय काल में हुई थी? 1949 में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीया ने पश्चिम गंगाओं की सहायता से चोलों पर आक्रमण कर दिया और तोककोलम युद्ध में चोल बुरी तरह पराजित हुए। लिख लीजिए कि तोककोलम युद्ध में कौन पराजित हुए? तो आप कहेंगे चोल। ठीक है, साम्राज्य की उत्तरी भाग राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिल गया, यानी कि साम्राज्य का उत्तरी भाग राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिल गया। ठीक है, अगला क्या लिखा है? राजेंद्र प्रथम 1985 के राज्यारोहण के समय चोल इतिहास के महानतम का युग प्रारंभ हुआ। राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया। ठीक है, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके किन्होंने चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया? आप कहेंगे राज प्रथम। ठीक है, राज प्रथम। इसे ये नाम आप लिख लीजिएगा, और ये नाम किनको दिया गया? तो आप कहेंगे राज प्रथम को दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल राज्य की स्थापत्य काल में राज प्रथम का योगदान नवीन है। ठीक है, कि चोल राज्य की स्थापत्य काल में राज प्रथम का योगदान नवीन है। तंजौर में उसके द्वारा बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। लिख लीजिए, स्टैटिस्टिक जीके में पूछ देगा कि बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया? तो आप कहेंगे राज प्रथम ने। ठीक, और इन्होंने किस चीज की उपाधि धारण की? गंगा विजेता। ठीक है, जया गोंड। ठीक है, मुमा डी चोल देव। ठीक है, इन सब चीजों की राज प्रथम ने उपाधि धारण की। लिखते हुए चलिए, ग्रहण की। राज प्रथम ने स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था आरंभ की। किन्होंने स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था आरंभ की? तो आप कहेंगे राज प्रथम ने। ठीक है, राज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। इतना लिख लीजिए कि राज प्रथम के बाद कौन सम्राट बने? तो आप कहेंगे उनके पुत्र का नाम लिख लीजिए राजेंद्र प्रथम। राज प्रथम के पुत्र का नाम? तो आप कहेंगे राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम सबसे पहला भारतीय शासक था। राजेंद्र प्रथम सबसे पहला भारतीय शासक था। लिख लीजिए, पहला भारतीय शासक, तो आप कहेंगे राजेंद्र प्रथम। ठीक है, जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुत्ता कायम की। प्रभुत्ता यानी अपना वर्चस्व। ठीक है, प्रथम पहला भारतीय शासक राजेंद्र प्रथम। किनके पुत्र थे? राज प्रथम के पुत्र थे। अरब सागर पर
किन्होंने अपनी प्रभुता कायम की, तो आप कहेंगे राजेंद्र प्रथम, जो पहले भारतीय शासक थे। चलिए, चोल शासक द्वारा यह पश्चिम का प्रथम अभियान था। प्रथम अभियान क्या था? कि अरब सागर पर अपना प्रभुत्व कायम करना। चोल शासकों द्वारा यह पश्चिम का प्रथम अभियान था। ठीक है, चलिए। उत्तर में उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। बंगाल के पाल शासक महिपाल को किन्होंने पराजित किया? राजेंद्र प्रथम ने। इस गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने किसकी उपाधि धारण की? तो आप कहेंगे गंगकोंड चोल की उपाधि धारण की। ठीक है, यह पूछ दिया जाए जो ये उपाधि है, किस शासक को पराजित करने के बाद ये उपाधि धारण की, तो आप कहेंगे पाल शासक, बंगाल के पाल शासक महिपाल। ठीक है, चलिए। इसके उपलक्ष्य में उसने इस नामक एक राजधानी को स्थापित किया। कौन सी राजधानी है? आप कहेंगे गंगकोंडचोलपुरम। ठीक है, गंगकोंडचोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। लिख लीजिए, जो यह जगह का नाम है, जो यह उस समय का मान लीजिए राज्य है, गंगकोंडचोलपुरम। ठीक है, उस समय की उन्होंने राजधानी बनाई, नई राजधानी को स्थापना की। इस राजधानी की स्थापना किसने की? तो आप कहेंगे राजेंद्र प्रथम। ठीक है, इस राजधानी के पास में सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। और चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो आप कहेंगे राजेंद्र प्रथम। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं राजेंद्र द्वितीय के बारे में। अनुज क्या होता है? अनुज भाई को कहा जाता है। ठीक है, राजेंद्र द्वितीय, इनके शासनकाल को लिख लीजिए 1052 ई से 1064 ई। ठीक है, राजेंद्र द्वितीय किनके अनुज थे? तो आप कहेंगे राजा धीराज के अनुज थे। राजा धीराज के अनुज यानी भाई। ठीक, और कोप्पम के युद्ध में राजा धीराज मारा गया। ठीक है, राजा धीराज जी की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई? तो आप कहेंगे कोप्पम के युद्ध में राजा धीराज मारा गया। ठीक है, और इसने इसी युद्ध क्षेत्र में कल्याणी के चालुक्यों को पराजित करके युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक करवाया। और इसने इसी युद्ध क्षेत्र में, ठीक है, इसी युद्ध क्षेत्र में जहां कोप्पम के युद्ध हुआ था, उसी क्षेत्र में कल्याणी के चालुक्यों को पराजित करके उसी क्षेत्र में अपना राज्याभिषेक भी करवाया। ठीक है, राजेंद्र द्वितीय ने 1062 ई में सोमेश्वर को पराजित किया। लिख लीजिए, अपना विजय स्तंभ कोल्हापुरा में स्थापित किया। ठीक है, कि राजेंद्र द्वितीय ने विजय स्तंभ कोल्हापुरम में स्थापित किया है। यानी विजय स्तंभ कहाँ स्थापित किया? तो आप कहेंगे कोल्हापुरम में स्थापित किया। ठीक है, कुलोत्तंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु भगवान की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। ठीक है, वैसे ये सब पूछता नहीं है, बाकी आप याद करते चलिए, इन सब चीज़ों को भी आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि हम इस किताब को पढ़ रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और इसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया। ठीक है, कुलोत्तंग तृतीय, नाम याद रखिए, कुलोत्तंग तृतीय चोल वंश का अंतिम महान शासक था। जो हाईलाइट मैं कर रहा हूं उसको जरूर लिखिए कि कुलोत्तंग तृतीय चोल वंश के अंतिम महान शासक थे। चोल वंश के अंतिम महान शासक तो आप कहेंगे कुलोत्तंग तृतीय। किंतु इस वंश का अंतिम शासक कौन है? तो आप कहेंगे राजेंद्र तृतीय। अब बताइए कौन सा वंश?
ईश वंश। ईश वंश से कौन सा वंश है? आपने तो देख लिया कि चोल वंश का अंतिम शासक महान अंतिम शासक कुलोत्तुंग तृतीय, और यहाँ लिखा ईश वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। कौन सा वंश? तो आप ध्यान देंगे ऊपर, तो हम कौन से वंश के बारे में पढ़ रहे हैं? तो आप कहेंगे चोल राजवंश। ठीक है, चलिए। समाज में सरकारी अधिकारियों का एक अलग वर्ग था जो 2 श्रेणियों में विभक्त था। सरकारी अधिकारियों का, ठीक है, इस राजवंश में सरकारी अधिकारियों का एक अलग वर्ग था जिसको 2 श्रेणी में बांटा गया था। ऊपरी श्रेणी, मतलब कि सरकारी अधिकारी में 2 श्रेणी था, एक ऊपरी श्रेणी, ठीक, और एक निम्न श्रेणी। ठीक है, और इस श्रेणी को क्या कहा गया? पेरुनमदम। ठीक है, पेरुनमदम, और निम्न को शिरुदनम कहलाती थी। ठीक है, नोट कर लीजिए। सरकारी पद वचनगुत होते थे, यानी सरकारी पद कैसे होते थे? जैसे कोई अभी उस राजवंश के समय में अभी कोई सरकारी पद पे है, ठीक है, यदि किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है या उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उन्हीं के पुत्र उस पद को ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि इस वंश में सरकारी पद क्या होता था? वंशानुगत होता था। ठीक है, वंशानुगत का मतलब यही होता है। राज्य के उच्च अधिकारी मंत्रियों को उडनकुट्टम कहा जाता था, यानी उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था इस राजवंश में? तो आप कहेंगे उडनकुट्टम। जो सदैव राजा के पास रहने वाले अधिकारी होते थे। राजा के पास रहने वाले अधिकारी कौन होते थे? उडनकुट्टम, कुट्टम। ठीक है, उडनकुट्टम। अब ये लिखिए कि विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में विभाजित था। और इन्हीं प्रांतों को क्या कहा जाता था? प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। लिखते हुए चलिए। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई राज्य। चोल साम्राज्य में प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो आप कहेंगे राज्य, मंडल, वालानाडु, नाडु, ठीक है, कुर्रम या कोट्टयम। ठीक है, ये सब प्रशासनिक इकाई थी। लिख लीजिए। बड़े शहर या गांव स्वयं एक अलग कुर्रम बन जाते थे। ठीक है, और तनियूर या तंकुरम कहलाते थे। बड़े शहर या बड़े गांव स्वयं एक अलग कुर्रम बन जाते थे। और इन्हें क्या कहा जाता था? ये क्या कहलाते थे? तो आप कहेंगे कि इन्हें तनियूर और तंकुरम कहलाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाडु की स्थानीय सभा को नट्टार तथा व्यापारिक संघ की संस्था को नगट्टार या नगरम कहते थे। यानी लिख लीजिए, इस प्रकार लिख लीजिए कि नाडु की स्थानीय सभा को नट्टार तथा व्यापारिक संघ की सभा को, नाडु की स्थानीय सभा को नट्टार, व्यापारिक संघ की सभा को नगरटार यानी नगरम कहते थे। समझ में आ गया? लिखते हुए चलिए। केंद्रीय सरकार की देखरेख में वेलाल जाति के धनी किसानों को नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। ठीक है, वैसे ये पूछता नहीं है पेपर में, तभी भी याद रिवीजन करिएगा इन चीज़ों का। ठीक है, इन सब पॉइंटों का। इनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के समान रूप में, इनमें से कई धनी भूस्वामियों, भूस्वामी कहते हैं जो जिनके पास अधिक जमीन हो। भू यानी जमीन, जैसे मेरे पास 40 हेक्टर 500 हेक्टर की जमीन है तो मैं क्या हो गया? भूस्वामी। ठीक है, इनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के समान के रूप में मुवेद वेलन, 3 राजाओं को अपना सेवा प्रदान करने वाला बेलन या किसान, अराइयर प्रधान जैसी उपाधियां थी। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव ऐसी नोट कर लीजिए। इसमें यह बताया गया है कि जो धनी भूस्वामी को चोल राजाओं के समान के रूप में मुवेद वेलन, 3 राजाओं को अपना, मतलब मुवेद वेलन का अर्थ क्या है? 3 राजाओं को अपना सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान, ठीक है, जैसी उपाधियां दी जाती थी।
इन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। किनको? धनी भूस्वामियों को केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। और एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी। और क्या है? लिख लीजिए, और इक्वल टू डाल के लिख लीजिए कि एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा यानी गांव की सभा थी जिसमें ग्राम, पुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। और क्या है? एक सभा है, एक कमेटी है जिसमें ग्राम, पुर, नगर दोनों सम्मिलित था। ठीक है, ग्राम, पुर दोनों सम्मिलित था। पुर और नगर एक ही होता है। उर का शाब्दिक अर्थ पुर है। ठीक है, उर का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुर। अब ये लिख लीजिएगा कि उर क्या है? एक प्रकार की ग्राम सभा है जिसमें ग्राम, पुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। उर का शाब्दिक अर्थ भी लिख लीजिएगा, पुर। ठीक है, पुर ना दिया हो तो आप नगर भी टिक लगा सकते हैं। इसकी कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहा जाता था। इसमें कार्यकारिणी यानी कार्य कौन करता था? समिति करती थी। ठीक है, उर में कार्यकारिणी कौन करता था? तो आप कहेंगे समिति करती थी। और इनको क्या कहा जाता था? इनको वारियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वारियम कहा जाता था। ठीक है, चलिए। समानतः वारियम के सदस्यों की कार्य अवधि 3 वर्ष की होती है। वारियम के सदस्यों की कार्य, ठीक है, जो वारियम के सदस्य थे उनकी कार्य की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो पूछेगा, कह दीजिएगा 3 वर्ष की होती है। ठीक है, महासभा को पेरुंगुरी, इसके सदस्यों को पेरुमक्कल तथा समिति के सदस्यों को वार्य पेरुमक्कल कहा जाता था। ठीक है, उर एक प्रकार का ग्राम सभा था और महासभा, ग्राम सभा को उर कहा जाता था और महासभा को क्या कहा जाता था? पेरुंगुरी। ठीक है, इस सदस्य को, इनके सदस्य को पेरुमक्कल तथा समिति के सदस्य को वार्य पेरुमक्कल कहा जाता था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नगरम व्यापारी समुदाय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकाशिकीय सभा थी। यानी जो नगर व्यापारी समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकाशनीय सभा कौन सी थी? महासभा। ठीक है, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे, ये इंपॉर्टेंट है, लिखिए। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह कौन से थे? निम्न लिखिए। पहला वलंजियार, ठीक है, नाना देशी, ठीक है, एवं मणिग्रामम। ठीक है, और आगे क्या बताया गया है? ये 3 विशाल व्यापारी समूह थे। ठीक है, चोल काल में कौन से? लिखिए, वलंजियार, नाना देशी और मणिग्रामम। राज्यों की आय, राज्यों की आय का प्रमुख साधन क्या था? लिख लीजिएगा। चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या था? भूमि कर। क्या था? भूमि कर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, ये भाग 3 था और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, जैसा हमने भी पढ़ा कि राज्यों की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था। ठीक है, जिसे ग्राम सभाएं वसूल करती थी। ठीक है, जिसे कौन वसूल करता था? जो ये लिखा ना कि राज्य की आय क्या है? प्रमुख साधन कर क्या है? आय का प्रमुख साधन है भूमि कर। और इन्हें कौन वसूलता था? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कौन वसूलता था? तो ग्राम सभा वसूलती थी। यानी चोल काल में राज्यों की आय का प्रमुख साधन भूमि कर और कौन वसूलता था? तो आप कहेंगे ग्राम सभा। कौन? ग्राम सभा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब जो आगे हम भाग 4 में देखेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।